मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ खबरों की चर्चा करने जा रहा हूं और थोड़े से विश्लेषण के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्री के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी इन खबरों की भूमिका है और खासकर विशेष रूप से आपकी क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से तो ये खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपने इलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति बनकर आए तो उन्होंने बाकायदे इलॉन मस्क के नेतृत्व में सरकारी कर्मचारियों की तादाद कम करने के लिए एक विभाग बनाया, सरकारी दक्षता विभाग, डोज, सरकारी दक्षता विभाग। उनसे कहा गया कि आप रिकमेंड कीजिए, आप कुछ उपाय सुझाइए जिससे कि जो यहाँ सरकारी तंत्र है उसमें इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतना खर्च हो रहा है, हम उसमें कमी ला सकें। मस्क साहब ने जो भी सुझाव दिए हों, आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, कुछ ही समय पहले की बात है कि उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि अमेरिका का जो एक ऐसा विभाग है जो दुनिया को सहायता देने का काम करता है, ऐड देता है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इस विभाग की कोई ज़रूरत नहीं है ट्रंप साहब। इसलिए भी कि आप कह ही चुके हैं कि अमेरिका किसी को सहायता इस तरह की नहीं देगा। आप बाकायदे विश्व स्वास्थ्य केंद्र से अपने को वापस कर रहे हैं, आप नाटो से भी अपने को विड्रा करने में लगे हुए हैं, दुनिया को सहायता देना कम करने जा रहे हैं, तो इस विभाग की ज़रूरत ही क्या है। ट्रंप साहब को बात जम गई, उन्होंने इस विभाग को बंद करने की घोषणा कर दी और आप जानते हैं कि उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा वहाँ के कर्मचारी अधिकारी जो निकाले गए हैं आंदोलन कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन ये हमारा विषय नहीं था, ये केवल पृष्ठभूमि थी। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, अभी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है विश्वव्यापी अफसरशाही पर, यानी कि दुनिया की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है। मैं उस रिपोर्ट के बारे में आपसे विस्तार से बात करने नहीं जा रहा हूँ। मैं इसके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो मुझे लगता है कि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन पर बातें करूंगा। देखिए, जब भी भारत सरकार के खर्चे की बात होती है तो अक्सर आपको सुनने को मिलेगा कि भारत सरकार अफसरों पर बहुत ज़्यादा खर्च करती है, यानी कि हमारे यहाँ जो मैन पावर है, मैं सरकारी विभाग की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा है, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। हमारा बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सैलरी में चला जाता है। फिर बहुत से लोग रिटायर हो गए हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग रिटायर हो गए हैं, उनको बाकायदे पेंशन देनी पड़ रही है। तो इससे सरकार का बहुत ज़्यादा धन खर्च हो रहा है। अभी जो विश्व बैंक ने जो संकेत दिए हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो बात फैली हुई है, जिसे मैं अब मिथ कहना चाहूँगा, आप उसे समझ पाएंगे। विश्व बैंक के अनुसार जो भारत का जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो अपने वेतन के मद में सकल घरेलू उत्पाद का 5.5% खर्च करता है। मात्र 5.5% खर्च करता है जीडीपी का। ठीक है, अमेरिका कितना खर्च करता है? अमेरिका खर्च करता है 9.5%, हमसे डबल से थोड़ा सा ही कम। और वर्ल्ड लेवल पर ये क्या है? 9.8%। दुनिया 9.8% खर्च करती है अपने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर अपनी अपनी जीडीपी का, और भारत खर्च करता है मात्र 5.5%। तो क्या भारत ज़्यादा खर्च करता है? इसलिए जब आप भारत की ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे या प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ दिनों पहले मैंने इसकी चर्चा भी की थी, तो मैंने बताया था कि कैसे भारत में लोगों के पीछे जो अधिकारी कर्मचारी होने चाहिए उनकी संख्या कितनी कम है। चाहे हम सांसदों की संख्या ले लें, चाहे हम जजेस की संख्या ले लें, चाहे हम पुलिस की संख्या ले लें, किसी की भी संख्या ले लें,
कितने व्यक्तियों के पीछे एक पुलिस अधिकारी होना चाहिए, एक जज होना चाहिए, एक डॉक्टर होने चाहिए, एजुकेशन में शिक्षक होने चाहिए। उन सभी पैमानों पर हमारे यहाँ संख्या बहुत कम है, जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है। तो अब दिखाई दे रहा है ना, हम कितना खर्च कर रहे हैं। 5.5%। वर्ल्ड का कितना है? 9.8%। तो आपने इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्वेंट है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ इस डेटा के आधार पर आप उसे अपडेट कर लें। और मैं सतर्क करना चाहूँगा कि यदि आप अपने उत्तर में इस मिथक को झुठलाने जा रहे हैं तो प्लीज़ इस डेटा का उपयोग जरूर करें और विथ रेफरेंस करें। अदरवाइज हो सकता है कि सामने वाला उसे गलत समझ ले। हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं करते हम कि वो गलत समझेंगे, क्योंकि वो अपडेट रहते हैं। फिर भी बेहतर होगा कि आप कहें कि विश्व बैंक के विश्वव्यापी नौकरशाही के संकेतों से संकलित जो आंकड़े हैं उनसे ये स्पष्ट होता है। इसी से जुड़ी हुई एक दो बातें और, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। जैसे आप देखिए कि भारत के कुल रोजगार में सार्वजनिक क्षेत्र का जो योगदान है वो मात्र 8% है, जिसके लिए हमेशा रिजर्वेशन की बात की जाती है। केवल 8% ही सरकार रोजगार देती है। 8%, सोच करके देखिए, टोटल रोजगार में 8%। और सारी मारामारी इस 8% रोजगार में आरक्षण पाने के लिए होती है। 92% जो रोजगार हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लोग देते हैं, जहां कोई आरक्षण नहीं है। एक बहुत बड़ी बात है। रूस के डेटा हमारे पास है जो 45% रोजगार देती है, लेकिन इससे तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था है पूरी की पूरी वो सरकारी व्यवस्था ही है, तो उससे कंपेयर करना तो ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ इस डेटा का उल्लेख कर दिया है। अब आप देखिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी क्या हालत है। स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जब भी हम ये बात करते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए किन किन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है, तो दो क्षेत्रों के बारे में सबसे अधिक बात की जाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उस शिक्षा में ही शामिल कर लिया जाता है स्किल को, कौशल विकास को। तो दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में जो वेतनभोगी लोग लगे हुए हैं उनकी हिस्सेदारी टोटल की केवल 7% है। डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं और जो उनके सहायक होते हैं, केवल 7%। इसका मतलब है कि 93% जो हेल्थ का सेक्टर है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में है। और प्राइवेट लोग हेल्थ के साथ क्या करते होंगे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सरकार ने बहुत बड़े क्षेत्र से अपने को विड्रा कर लिया है। और इससे साफ दिखाई देता है कि न केवल उसकी सुविधाएं ही कम उपलब्ध है, बल्कि जो सुविधाएं उपलब्ध हैं भी वे भी बेहतर नहीं है। क्योंकि जब कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर्स कम होंगे तो सुविधाएं आप दे कैसे पाएंगे। इसके बाद है शिक्षा का आंकड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में डेफिनेटली इन सब की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन उस तरीके से बेहतर स्थिति में नहीं है जो इससे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि हम विकासशील देश हैं। हमारे यहाँ अशिक्षा का प्रतिशत बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में जहाँ गरीबी हो और अशिक्षा का प्रतिशत बहुत अधिक हो, तो शिक्षा के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा दायित्व है वो सरकार का होता है। और वैसे भी शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो इसे देखते हुए अगर यह आंकड़ा 30% है तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 30%। इसका मतलब यह हुआ कि 70% एजुकेशन अभी भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। और जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में एजुकेशन जब चला जाता है और चला गया है, तो आप देखते हैं कि किस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। सर्टिफिकेट्स बिक रहे हैं, कॉलेजेस लग रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनी हुई हैं, न तो वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं और न सही तरीके से क्लासेस लगती हैं। और पता लगता है कि लोग पास होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में कोई चीज़ जाती है तो सीधी सी बात है कि अगर सरकार के पास बहुत अच्छी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो डेफिनेटली वो शिक्षा देने के लिए नहीं आए हैं, वे शिक्षा का व्यापार करने के लिए आए हैं। शिक्षा उनके लिए व्यापार है, नफ़ा और नुकसान का क्षेत्र है। सरकार के लिए नफ़ा और नुकसान का क्षेत्र नहीं होता है। हेल्थ के बारे में भी बिल्कुल यही बात है। जो सरकारी अस्पताल हैं वो सेवा के भाव से आते हैं
और ये उनका मूल मकसद भी होता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल होंगे वो सेवा करने नहीं आए हैं। हाँ, बात तो सेवा की करते हैं, मूलतः सेवा की आड़ में बेसिकली वो व्यापार करते हैं। और किस तरीके से व्यापार हो रहा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दोस्तों इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आंकड़े मैंने आप सबके सामने रखे हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर भारत सरकार को अपना प्रभाव बढ़ाना है तो उन्हें कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। उन पर किए जाने वाले धन का खर्च तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अपने संस्थानों को अगर उन्हें प्रभावी बनाना है तो अच्छे नियामक संस्थाएं स्थापित करनी पड़ेंगी। एक ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी जहां कानून का शासन हो, भ्रष्टाचार का स्तर कम हो और जो काम करने वाले लोग हैं उनकी चेतना व्यक्तिवादिता के स्थान पर सामूहिकता की भावना लेकर चलने वाली हो। यानी कि जो सामूहिकता की भावना है वो हमारी सांस्कृतिक सोच का हिस्सा होना चाहिए। ये बातें इतनी आसान नहीं हैं, लेकिन क्या होना चाहिए इसके बारे में तो हम बातें कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर आज बस इतना ही, और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।